नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मारो राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर के कुलगाम से बड़ी खबर की करते हैं। कुलगाम में एनकाउंटर जारी है। दरअसल कुलगाम में 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। आतंकियों सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हुई और उसमें बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा और उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया है। कैडर बीही बाग इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर आपको, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कुलगाम के कडेर बीही बाग इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ हुई। उसके बाद आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया। उसके बाद से राउंड फायरिंग हुई, कई राउंड, और उसमें कुलगाम में 3 आतंकी मारे जाने की खबर है। एनकाउंटर में बड़ी खबर आपको इस वक्त ही बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 3 आतंकी मारे गए हैं। अभी भी आप देखिए सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। अभी भी कुलगाम के जहां की हम बात कर रहे हैं, जहां पर ये कडेर बिही बाग इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ है, वहां पर भी सेना काफी ज्यादा हाई अलर्ट मोड पर है। सड़कों पर भी सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। सुरक्षा बल तैनात है। आसपास के इलाकों को वहां से गुजरने की हिदायत नहीं है और कोई भी गाड़ी अगर वहां से गुजर रही है तो उसको चेक किया जा रहा है। वहां पर सेना काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आई है और उस दरमियान ये पता चला कि आतंकी वहां पर छुपे हुए हैं। सूत्रों जैसे ही उनको सोर्स मिला और उसके बाद से सेना वहां पर गई और एनकाउंटर हुआ, मतलब मुठभेड़ हुई सेना और आतंकियों के बीच में। उसके बाद से एनकाउंटर में 3 आतंकी मारे गए हैं। ये बड़ी कामयाबी कुलगाम में सुरक्षा बलों को मिली है। और चलिए अब खबर आपको मुंबई से बताते हैं। मुंबई में कल शाम करीब 4 बजे एक बड़ा हादसा हो गया। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जा रही बोट हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें नेवी के बोट पर सवार 1 नौसैनिक और 2 OEM की जवान भी जिसकी जान गई है, जबकि घायलों को मुंबई के सेंट जॉर्ज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त बोट में 110 से ज्यादा लोग सवार थे। नेवी के मुताबिक जब नीलकमल फेरी पैसेंजर्स को लेकर एलिफेंटा की ओर जा रही थी, उसी वक्त समंदर में नेवी के एक स्पीड बोट के इंजन का ट्रायल चल रहा था। ट्रायल के दौरान नौसेना की स्पीड बोट ने कंट्रोल खो दिया और थोड़ी दूर पर मौजूद पैसेंजर फेरी नीलकमल से जा टकराई। इस टक्कर से पैसेंजर फेरी में छेद हो गया और पानी भरने लगा। नेवी ने कोस्ट गार्ड और मरीन पुलिस की मदद से तुरंत राहत बचाव का काम शुरू किया। रेस्क्यू ऑपरेशन में नौसेना के 4 हेलीकॉप्टर, 11 नेवल क्राफ्ट, 1 कोस्ट गार्ड की बोट और 3 मरीन पुलिस की बोट शामिल की गई। नेवी के जवानों ने 101 लोगों को सही सलामत रेस्क्यू कर लिया है। तस्वीरें कल शाम 4 बजे की हैं। आप देखिए, जब 110 यात्रियों से भरी हुई ये बोट जा रही थी, उसी दरमियान जब नौसेना की एक बोट ट्रायल पर थी, उसने अपना आपा खोया और जाके टकरा गई कोस्ट गार्ड में और उसके बाद ये बोट में छेद हुआ और उसके बाद से ये पूरा हादसा घटित हुआ। हालांकि तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन फिर भी 13 लोगों की उसमें जान चली गई। हादसे में नेवी के 3 कर्मियों की भी जान गई है। समंदर में बोट डूबने से 13 लोगों की जान गई है। आप देखिए, सीधे तस्वीरें हम आपको मुंबई की दिखा रहे हैं। स्पीड बोट और नाव में टक्कर से ये मुंबई में बड़ा हादसा हुआ। पैसेंजर फेरी से स्पीड बोट के टकराने से यह हादसा हुआ और नाव में छेद हो गया। नेवी ने रेस्क्यू कर 99 लोगों की जान बचा ली, लेकिन हादसे में नेवी के 3 कर्मियों की भी जान चली गई। और इस हादसे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रात 8:25 पर विधानसभा में जानकारी देते हुए बताया कि रेस्क्यू किए गए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राज्य सरकार सभी मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए देगी। उन्होंने कहा कि पुलिस और नेवी मिलकर इस हादसे की जांच करेगी। इस एक्सीडेंट में तकरीबन 101 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, किंतु 13 लोगों की मृत्यु इसमें हुई है। इन 13 लोगों में 10 सिविलियंस है और 3 नेवी के लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है। 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिनको नेवी के अस्पताल में ही भर्ती किया गया है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको सीएम रिलीफ फंड से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और ये जो पूरी घटना है, इस घटना की तफ्तीश ये पुलिस भी करेगी और नेवी भी करेगी।
और चलिए अब आपको खबर गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी हुई बताते हैं, क्योंकि राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान अमित शाह के अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान पर गुरुवार को कांग्रेस के आरोपों के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो झूठ फैलाया है उसको लेकर बीजेपी कानूनी विकल्प तलाश रही है। सुनिए जनाब, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा। मैं उस पार्टी से आता हूं, उस संस्कृति से आता हूं जो स्वप्न में भी बाबा साहब के विचारों का या बाबा साहब के स्वयं का अपमान नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि देश के संविधान को समावेशी बनाने में देश के पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीबों को और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए और देश के लोकतंत्र की नींव को इतनी नीचे तक गहरी पहुंचाने में बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। पूरा देश बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। कम से कम हम तो ऐसा नहीं कर सकते जिससे बाबा साहब का अपमान हो पाए। खड़गे जी मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, इनको आनंद होता है तो शायद मैं दे भी दूं, मगर इससे इनकी समस्या का अंत नहीं है। अभी 15 साल तक कम से कम उनको वही जगह पे बैठना है जहां वो बैठे हैं। खड़गे साहब, मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली है। तो उधर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया। अमित मालवीय ने राहुल पर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया। अमित मालवीय ने कहा कि इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र में आयोजित एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने अंबेडकर को छोड़कर हर किसी की फोटो को माला पहनाई है। तो सोशल मीडिया एक्स साइट पर अमित मालवीय के द्वारा ये वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसमें राहुल गांधी माला पहनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अंबेडकर साहब की मूर्ति पर माला नहीं उन्होंने पहनाया और इसको लेकर अमित मालवीय बीजेपी की तरफ से यह पलटवार किया गया राहुल गांधी के ऊपर कि अपमान आखिर किसने किया। और वहीं पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आईटी मंत्रालय और गृह मंत्रालय सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट के लिए कांग्रेस नेताओं को नोटिस भिजवा रहे हैं, जिनसे वो डरने वाले नहीं है। उधर टीएमसी नेता सौगत रॉय ने अमित शाह के खिलाफ संसद में प्रदर्शन की बात कही और उनसे माफी की मांग की। गलत नहीं किया है बाबा साहब का। आप जब जब अपमान करिएगा हम इसी मुस्तैदी से चट्टान की तरह आपको खड़े नजर आएंगे। आप ट्विटर को लिखकर बोल रहे हैं इनके बयान डिलीट कराओ, आप हम लोगों को मेल भिजवा रहे हैं, आपकी आईटी मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी इसमें जुट गई है। इस देश में बड़े बड़े मुद्दे नहीं है, आपको ट्विटर को हमारे लोगों की कंप्लेंट करनी क्योंकि लोगों ने वीडियो चलाया है। जो आपने बोला हमने वो चलाया। आपको इस देश के सामने आकर माफी मांगकर अपना पद छोड़ना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे पार्लियामेंट के अंदर। अमित शाह जो डॉक्टर अंबेडकर पर टिप्पणी किया उससे वो माफी नहीं मांगने से हम प्रदर्शन करते ही रहेंगे। और चलिए सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद बाबा साहेब अम्बेडकर के मुद्दे पर गृह मंत्री के बयान के खिलाफ संसद से विजय चौक तक प्रदर्शन मार्च कर सकते हैं। विपक्ष के दूसरे दलों को भी इस मार्च में शामिल करने की बातचीत हो रही है। आज सुबह 9:30 बजे कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की संसद भवन में बैठक है, जिसकी अध्यक्षता राहुल गांधी करेंगे और इस बैठक में अम्बेडकर मुद्दे पर रणनीति बन सकती है। बताया यह भी जा रहा है कि संसद में सुबह करीब 10:30 बजे कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। और अब खबर आपको एक देश एक चुनाव से जुड़ी हुई बता रहे हैं, क्योंकि इसके लिए जेपीसी का ऐलान हो चुका है। जेपीसी के लिए लोकसभा के 21 सांसदों के नाम का भी ऐलान हुआ है। राज्यसभा के 10 सांसद जेपीसी के सदस्य होंगे। पाली सांसद पीपी चौधरी जेपीसी के अध्यक्ष बनाए जाएंगे। जेपीसी में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का भी नाम शामिल है। बांसुरी स्वराज, अनुराग ठाकुर जेपीसी में शामिल होंगे। वहीं संबित पात्रा, अनिल बलूनी, मनीष तिवारी जेपीसी के सदस्य हैं। साथ ही धर्मेंद्र यादव, कल्याण बनर्जी और सुप्रिया सूले जेपीसी में हैं। तो बता दें कि 17 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की तरफ से जेपीसी का बिल लाया गया। उसके बाद विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। विपक्षी दलों ने यह कहा कि इसको जेपीसी में भेजना चाहिए। अब नामों का ऐलान किया गया है। इसके पक्ष में 269 वोट पड़े थे और विपक्ष में 198 वोट पड़े थे।
राजनीति में कोई स्थायी ना कोई दोस्त होता है ना ही दुश्मन कोई, क्योंकि दिल्ली से जो तस्वीरें सामने आई हैं उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति को एक बार फिर गर्म कर दिया है। संसद भवन में पीएम मोदी और शरद पवार की मुलाकात हुई तो वहीं देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की भी मुलाकात शुचिता की मुलाकात कही जा रही है। लेकिन जिस गर्मजोशी के साथ मुलाकात हुई है तो सियासी गलियारों में मुलाकात के मायने निकलने लगे हैं। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। क्या उद्धव ठाकरे के मन में कुछ चल रहा है? क्या महाविकास अघाड़ी से उद्धव का मन भर गया? क्या राजनीतिक धारा बदलने के मूड में हैं उद्धव? आखिर कंफ्यूजन में क्यों हैं उद्धव ठाकरे? राजनीति में कोई स्थायी ना तो दोस्त होता है ना ही दुश्मन, ये तस्वीरें यही बताती हैं। भले ही देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की ये मुलाकात शुचिता की मुलाकात कही जा रही है, लेकिन जिस गर्मजोशी के साथ मुलाकात हुई तो सियासी गलियारों में मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं। मायने ये कि क्या उद्धव के मन में भविष्य का कोई प्लान है? ये मुलाकात तो एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। फिल्म खानदान का ये गीत उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के नए सीएम देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात के लिए एकदम फिट बैठता है। हालांकि फिलहाल दोनों नेताओं के बीच सत्ता और विपक्ष की दीवार खड़ी है, लेकिन एक समय ऐसा था जब दोनों नेता एक साथ सरकार में हुआ करते थे। जो कभी एक थे वो आज भले ही अलग हो, लेकिन फिर एक होने की संभावनाएं तो राजनीति में बनी ही रहती। और ये ऐसे ही नहीं, क्योंकि सावरकर को लेकर उद्धव की राय इंडिया गठबंधन से न सिर्फ अलग बल्कि वो इस मुद्दे पर वही स्टैंड रखते हैं जो स्टैंड फडणवीस और बीजेपी का रहा है। वो सवाल करते हैं कि आखिर सावरकर को भारत रत्न मिलने में देरी क्यों? आणि मुळामध्ये सावरकरांना भारतीय जनता पक्षाने एकदा भारत रत्न द्यायला काय हरकत आहे? का देत नाहीये? द्या ना त्यांना भारत रत्न। कंफ्यूजन और राजनीति की नई क्रिएशन के ये कयास यूं ही नहीं लगाए जा रहे। आपको याद होगा अब से ठीक 5 साल पहले मातोश्री के दरवाजे देवेंद्र फडणवीस के लिए बंद कर दिए गए थे, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के जो नतीजे आए वो उद्धव ठाकरे के लिए विचलित करने वाले थे। इतना कि वो बीजेपी और कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं कि नेहरू और सावरकर पर राजनीति बंद होनी चाहिए। अगदी मोदींनी सुद्धा नेहरूंचं रडगाणं आता बंद करावं आणि काँग्रेसने आता सावरकरांच्या नावाने बोलणं बंद करावं, कारण दोघंही आपापल्या जागी होते। आपण काय करणार आहोत हे लोकांना आता दाखवावं। उद्धव ठाकरे के लिए सियासी हालात मुश्किलों भरे। विधानसभा चुनावों में पार्टी को निजी तौर पर भारी नुकसान उठाना पड़ा। खुद उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे बड़ी मुश्किल से चुनाव जीते। यही वजह है कि उद्धव और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात के बाद जो बयान आदित्य ठाकरे का आया वह उद्धव के पॉलिटिकल कंफ्यूजन को और बढ़ा रहा है। मुलाकात शुभेच्छा देने के लिए हुई थी। आज नागपुर अधिवेशन में मैं उद्धव साहब दोनों ही आए हैं। पिछले 5 सालों में उद्धव ठाकरे के लिए काफी कुछ बदला। किसी समय उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में सत्ता संभालते थे, लेकिन एकनाथ शिंदे ने न सिर्फ उनकी पार्टी को तोड़ा बल्कि सीएम बनकर उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर दी। आज आलम यह है कि महायुति से करारी हार के बाद उद्धव ठाकरे एक बार फिर से विपक्ष में बैठने को मजबूर हो गए हैं। इतनी सारी राजनीतिक चुनौतियों के बीच एक बार फिर से उद्धव ठाकरे पर चिंताओं की लकीरें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। सियासत में हर एक मुलाकात हर बात दूर तक जाती है, इसलिए जब उद्धव और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई तो ये भी याद किया जाने लगा कि जो उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण में न्योते के बावजूद नहीं पहुंचे, वो निजी तौर पर मुलाकात करने क्यों पहुंचे। ये सब कुछ तब हुआ जब देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे। यही वजह है कि लाओ लश्कर और मुस्कुराते चेहरों वाली इस मुलाकात ने शिवसेना यूबीटी के राजनीतिक भविष्य को गहरा दिया। उन्होंने खुद
खुद के गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि हमने इनके बारे में क्या शब्द इस्तेमाल किए थे। ये जो टीका टिप्पणी आरोप जो 2.5 साल हमारी सरकार के ऊपर करने वाले लोग, आज उनको अगर क्या कहते हैं अच्छी बातें दिमाग में आती होगी तो अच्छा है। हालांकि उद्धव के बेहद करीबी संजय राउत भी कह रहे हैं कि ये मुलाकात शिष्टाचार की मुलाकात है, लेकिन वो उद्धव की ही तरह सावरकर को भारत रत्न दिए जाने की मांग कर रहे हैं। 25 साल से हम ये मांग कर रहे हैं ना, ये आज की मांग नहीं है, 25 साल से हम मांग कर रहे हैं। अगर ये मोदी सरकार में दम है तो वीर सावरकर को भारत रत्न से आप सम्मानित करिए। अहंकार का घर हमेशा अपनी औकात पर नीचे आ ही जाता है। ये वही श्रीमान उद्धव ठाकरे है जो देवेंद्र जी से कह रहे थे या तो मैं रहूंगा या तो तुम्हें समाप्त कर दूंगा जी। तो दूसरे को समाप्त करने की भाषा बोलने वाले उद्धव ठाकरे आज किस तरह से धरातल पे आ गए ये सारा देश देख रहा है। वो राज्य के मुख्यमंत्री है, उनको हम भी मिलते हैं, वो भी मिले हैं, तो उसमें क्या गैर क्या है। दरअसल उद्धव ठाकरे की असमंजस की आधारशिला वो हालात हैं जिनका सामना उनकी पार्टी कर रही है। यही वजह है कि वो एक ओर जहां सावरकर के जरिए हार्डकोर हिंदुत्व वाली राजनीति की तरफ लौटना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ नेहरू का जिक्र करके वो एक और राजनीतिक विकल्प बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर उद्धव इतने कंफ्यूजन में क्यों? और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे आपको उत्तर प्रदेश के संभल से खबर बता रहे हैं। दरअसल संभल में 46 साल बाद मिले मंदिर में पूजा पाठ शुरू जारी है। वहां पर हालात ऐसे बन गए हैं कि एक भी हिंदू घर नहीं होने के बावजूद मंदिर के रास्ते में श्रद्धालुओं को सैलाब उमड़ आया है। यूपी के 3 जिलों में बीते 5 दिनों के अंदर मुस्लिम बहुल इलाकों से अब 3-4 मंदिर मिल चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। यूपी के संभल में मुस्लिम बहुल इलाके में 46 साल बाद मिले मंदिर में महाआरती। संभल के मुस्लिम इलाके में मिले बंद पड़े दूसरे मंदिर को खोला गया। वाराणसी के मुस्लिम मोहल्ले में दशकों से बंद मिला महादेव का मंदिर। मुजफ्फरनगर के मुस्लिम आबादी के बीच मंदिर बना खंडर। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में मिले इन 4 मंदिरों में एक चीज कॉमन है, वो ये कि ये मंदिर मुस्लिम बहुल इलाकों में मिले हैं और जीर्ण शीर्ण अवस्था में मिले हैं। मुजफ्फरनगर में मिले मंदिर के बारे में बताया गया है कि ये 1970 में बना है। बाद में हिंदुओं के पलायन के बाद से ही मंदिर खाली हो गया। यूपी के अलग अलग जिलों में मिले इन मंदिरों का पता चलने के बाद इन्हें खोलने और इनमें पूजा करने की कवायदें शुरू हो गई हैं। उधर संभल के खग्गूसराय में मिले शिव और हनुमान मंदिर में बाकायदा पूजा पाठ शुरू हो गया। खग्गूसराय और उसके आसपास एक भी हिंदू परिवार नहीं है, लेकिन 46 साल बाद जब इस मंदिर में पूजा पाठ शुरू हुआ तब यहाँ का नजारा देखने लायक था। आरती के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखी। 5 दिन पहले खुले इस मंदिर में अब पूजा पाठ की ध्वनि सुनाई दे रही है। मंगलवार को मंदिर में सुंदरकांड का पाठ हुआ, फिर शाम को महाआरती हुई। आरती के दौरान मंदिर के आसपास तिल रखने की जगह नहीं थी। हजारों भक्तों की भीड़ अपने आराध्य की आरती करने में तल्लीन दिखी। भीड़ भाड़ की स्थिति हजारों की संख्या में है। भीड़ कितनी है? बहुत भीड़ देखने में। कितनी भीड़ रही होगी? सैकड़ों हजारों में क्या दिखता है? हजारों की संख्या में। मैं तो लगातार तांता सुबह से देख रहा हूँ, तांता लगा हुआ है। मुस्लिम बहुल इलाके में मिले इस मंदिर की और यहां आने वाले श्रद्धालुओं के सुरक्षा की भी
चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। मंदिर के बाहर पुलिस की कड़ी पहरेदारी है तो चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। शिव मंदिर के ठीक बाहर प्रशासन ने कई सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं। पिछले 2 दिन से हम लगातार देख रहे थे कि काफ़ी भीड़ मंदिर प्रांगण में आ रही थी और मंदिर में भगवान शिव और हनुमान की मूर्ति के दर्शन करने के लोग आ रहे थे, जिसके बाद प्रशासन ने औचक निरीक्षण किया और भीड़ जो बढ़ रही थी उसको देखते हुए सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए गए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 से 5 सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए गए हैं, जिनके जरिए यहाँ पर आने वाले हर शख्स पर नज़र रखी जाएगी और किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, कानून व्यवस्था में कोई कमी ना हो, इसको लेकर जो सीसीटीवी कैमरा है उनको यहां पर लगा गया। संभल में मुस्लिम बहुल इलाकों में मंदिर मिलने के बाद अब वहां सनातनी आस्था का शोर सुनाई दे रहा है। कग्गूसराय में शिव हनुमान मंदिर के बगल में एक कुआं मिलने के बाद अब हयात नगर में एक और कुएं को तलाशा गया। जिला प्रशासन की टीम ने कुएं की फोटो लेकर उसकी जानकारी जुटाने में लग गई है। इससे एक रोज पहले मंगलवार को हयात नगर के सराय तरीन में ही दूसरा मंदिर मिला था, जो राधा कृष्ण का है। पुलिस ने मंदिर की चाबी मंगवाकर खुलवाया। 20 फीट के आसपास ऊंचाई में बने इस मंदिर में हनुमान जी की 4 फीट ऊंची मूर्ति और राधा कृष्ण की मूर्तियां स्थापित हैं। जो मंदिर है, मंदिर को अब खुलवाया गया है। मंदिर के अंदर खुलवाकर यहाँ पर उन लोगों से को यहाँ पर देखा जा सकता है। आप तस्वीरों में देखेंगे बजरंगबली की एक बड़ी भव्य मूर्ति यहाँ पर है और उस मूर्ति के अलावा यहाँ पर जो राधा कृष्ण की मूर्तियाँ भी यहाँ पर है उनको भी लगाया गया है और नाग की यहाँ पर है। संभल में 2 मंदिर मिलने के बाद वहां से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम चाहते तो मंदिर की जगह मस्जिद बना देते। वहाँ पे किसी मुस्लिम व्यक्ति ने अतिक्रमण नहीं किया मंदिर को, न किसी ने ताला लगाया, न किसी ने हमको भगाया। हम अपनी मर्जी से दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं और उस मंदिर की चाबी हमारे पास है। हम जब चाहे खोलते हैं, जब चाहे बंद करते हैं। ये तो मिसाल है पूरे हिंदुस्तान के लिए कि संभल के मुस्लिम समाज के लोगों ने उस मंदिर की मुस्लिम अक्सरियत बस्ती में होने के बावजूद हिफाजत उस तरह से की जिस तरह से वो मंदिर नॉन हिंदू समाज के अंदर महफूज रहता। तो आप ये दिखाइए किस प्रकार मुस्लिम समाज के लोग किसी के उस पर अतिक्रमण करके अगर चाहते तो 46 साल जैसे वो दिखा रहे 46 दिन में मस्जिद बना सकते थे। उधर बीजेपी ने संभल में मंदिरों के मिलने और हिंदुओं के पलायन पर समाजवादी पार्टी को घेरा है, तो समाजवादी पार्टी ने भी संभल प्रशासन के झूठ बोलने का दावा किया। मानवता की हत्या हुई संभल में, सनातन के नामो निशान मिटाने की वहाँ कोशिश की गई है और वो तब कोशिश हुई 1978 से लेकर के अब तक, जब गैर भाजपा शासन रहा तभी वहाँ हिंदुओं पे अत्याचार हुआ। संभल का एडमिनिस्ट्रेशन 100% झूठ बोला है। कभी जांच हुई तो ये एडमिनिस्ट्रेशन वाले जेल चले जाएंगे। संभल में हिंदू मंदिरों और कुएं के मिलने के बाद अब इनके सर्वे की तैयारी शुरू हो गई। एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम मंदिर और कुएं की जांच करेगी और ये पता करने की कोशिश होगी कि ये मंदिर और कुएं कितने पुराने हैं। दरअसल संभल में शिव मंदिर के पास बने कुएं की खुदाई करते वक्त 20 फीट की गहराई में 4 मूर्तियां मिली थी, जिसके बाद डीएम ने खुदाई रोकने का आदेश दिया था और एएसआई को सर्वे के लिए पत्र लिखा था। उम्मीद की जा रही है कि जिला प्रशासन कल एएसआई की टीम को दूसरे कुएं का दौरा भी करवा सकती है। और चलिए इस बीच आपको दौसा से बड़ी खबर बता रहे हैं। कपड़े की गोदाम में भीषण आग लगी है। नई मंडी रोड पर कपड़े की गोदाम में ये भीषण आग लगी है। जो कपड़े का गोदाम जहां पर स्थित था वो नई मंडी रोड है, जहां पर कपड़े का गोदाम था, जहां पर भीषण आग लग गई है। सूचना के बाद से दमकल की गाड़ियां वहां मौके पर पहुंच चुकी हैं। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश कर रही है। ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये नई मंडी रोड पर कपड़े की गोदाम है जिसमें भीषण आग लगी है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। लोगों की भीड़ भी वहां पर लग गई है और लगातार प्रयास जारी है दमकल कर्मियों के द्वारा कि कपड़े की गोदाम में जो भीषण आग लगी है उस पर बाकायदा काबू पा लिया जाए, क्योंकि अगल बगल और भी दुकानें हैं।
और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए News 18 राजस्थान।